दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। प्रैक्टिस के तौर पे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लास्ट में फीडबैक जरूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा है, सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है, ये आपसे पूछा। चलिए राइट आंसर आप लोग बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋग्वेद जो है सर्वाधिक प्राचीन वेद है। वेदों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बताते हैं जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछा जाता है। पूछता है ऋग्वेद को सर्वप्राचीन वेद कहा जाता है। किस वेद को सर्वप्राचीन वेद कहा जाता है, तो ऋग्वेद को सर्वप्राचीन वेद कहा जाता है। वेदों की संख्या कितनी होती है, तो वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त और 10 मंडल होते हैं। सामवेद को संगीत का वेद कहा जाता है। यजुर्वेद में यज्ञों की विधियों और कर्मकांड संबंधी जानकारी दी गई है। अथर्ववेद को जादू टोना एवं औषधियों का वेद कहा जाता है। वेदों की जो भाषा थी वह संस्कृत थी। वेदों को श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। ऋग्वेद में प्रमुख देवता जो है इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम हैं। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारत की प्रथम पूर्णतः महिला संचालित रेलवे स्टेशन कौन सी है। भारत की प्रथम पूर्णतः महिला संचालित रेलवे स्टेशन कौन सी है, ये आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा, चलिए बता दीजिए राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मांटुगा स्टेशन। भारत का पहला पूरा परिचालित महिला रेलवे स्टेशन है मांटुगा स्टेशन, जो मुंबई में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, डीएनए में 4 नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, उनमें से कौन दो प्यूरिन वर्ग में आते हैं। तो डीएनए में 4 नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, कौन कौन से, तो एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। इनमें से एडेनिन और गुआनिन जो है प्यूरिन वर्ग में आते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एडेनिन और गुआनिन प्यूरिन वर्ग में आते हैं। बाकी थाइमिन और साइटोसिन जो है पायरिमिडीन वर्ग में आते हैं। यह पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, हेमेटाइट किस खनिज का प्रमुख अयस्क है। हेमेटाइट जो है किस खनिज का प्रमुख अयस्क है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोहा। हेमेटाइट एक प्रमुख प्रमुख लोह अयस्क है। इसका रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3। या लाल या भूरी रंग की चट्टानों में पाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, किस अधिनियम के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। किस अधिनियम के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था, चलिए बता दीजिए राइट आंसर। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत किया गया था। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आया था। कब आया था, तो मार्च 1946 में भारत आया था, जिसमें 3 सदस्य थे। कौन कौन थे, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है। संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ, ये आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए राइट आंसर। अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक बार। संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है। संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया और यह हुआ है 42वां संविधान संशोधन 1976 में। कब, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इस संशोधन के तहत 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, किस राज्य की सीमा अधिकतम देशों से लगती है। किस राज्य की सीमा अधिकतम देशों से लगती है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है अधिकतम देशों के साथ लगती है। अरुणाचल प्रदेश भारत का वह राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक 3 देशों से लगती है, चीन, भूटान, म्यांमार। अन्य राज्यों की सीमाएं की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश तीन देशों से, चीन, भूटान, म्यांमार। सिक्किम भी 3 देशों से के साथ इसका सीमा लगता है, नेपाल, भूटान और चीन। उत्तर प्रदेश केवल एक, नेपाल। जम्मू और कश्मीर की बात करें तो पाकिस्तान से, चीन से और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो विवादास्पद क्षेत्र है। परंतु अरुणाचल प्रदेश 3 देश के साथ राइट आंसर माना जाएगा, क्योंकि सिक्किम भी 3 देशों के साथ लगता है, लेकिन भौगोलिक विस्तार इसका जो है वो छोटा है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा, स्टेपीज किस महाद्वीप की घास भूमि है। स्टेपीज जो है वह किस महाद्वीप की घास भूमि है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एशिया का। स्टेपीज जो है एशिया की घास भूमि में है।
स्टेपीज जो है एशिया महाद्वीप की घास भूमि है। पेरीज जो है उत्तरी अमेरिका की घास भूमि है। एक पूछता है बेल्ट, तो बेल्ट है अफ्रीका की घास भूमि मैदान है। डाउन्स की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में की घास भूमि है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है आनुवंशिकता के नियम किस वैज्ञानिक ने दिए थे। आनुवंशिकता का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया थे यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1950। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। इसका उद्देश्य भारत में आर्थिक योजना बनाना और संसाधनों का उचित आवंटन सुनिश्चित करना था। स्थापना वर्ष था 1950। संस्थापक थे तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम अध्यक्ष भी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1952 में पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई, लेकिन योजना आयोग की स्थापना उससे पहले 1950 में ही कर दी गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है। मलेरिया रोग जो है वह किस परजीवी कारण होता है यह आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लाज्मोडियम के कारण। मलेरिया एक संक्रामक रोग है जो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी कारण होता है। या परजीवी मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है आपसे। तो अगला प्रश्न पूछा है मनुष्य की आंख में कौन सा भाग छवि निर्माण करता है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, आपसे पूछा है कि मनुष्य की आंख में कौन सा भाग छवि निर्माण करता है। चलिए बता दीजिए राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेटिना। रेटिना इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रेटिना मनुष्य की आंख का वह भाग होता है जहां पर छवि बनती है। यह भाग की भीतरी परत होती है जो भाग संवेदी कोशिकाओं से बनी होती है। ऑप्शन में दिया रॉड्स। रॉड्स जो होता है कम रोशनी में देखने में सहायक होता है, और कोन्स जो है या कोशिका जो है रंगों को पहचानने में सहायक होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन है थे यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। वर्तमान समय में जो देश के उपराष्ट्रपति हैं वो जगदीप धनखड़ जी हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। उन्होंने यह पद 1952 से 1962 तक 2 कार्यकालों तक संभाला है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनके जन्मदिन पर 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। और इन्हें 1954 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। नोबेल पुरस्कार नहीं, भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1998 में। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना की शुरुआत 1998 में की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को सरल, सुलभ और त्वरित ऋण उपलब्ध कराना था, जिससे वे कृषि कार्यों में पूंजी की आवश्यकता पूरी कर सकें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने का अधिकार देता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने का अधिकार देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार देता है। यह आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से स्थिति में लगाया जा सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, चलिए बता दीजिए राइट आंसर, या राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था। गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की। यह वंश दिल्ली सल्तनत का तीसरा वंश था। उसने खिजली वंश को हटाकर सत्ता प्राप्त की थी। उसका असली नाम गाजी मलिक था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो थी वो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। देश में वर्तमान समय में जो राष्ट्रपति हैं वो श्री द्रौपदी मुर्मू है, देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति। बाकी पहले जो राष्ट्रपति रहे हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं, देश के पहले राष्ट्रपति। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु मेरियाना ट्रेंच कहां स्थित है। मेरियाना ट्रेंच, पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु मेरियाना ट्रेंच कहां स्थित है, चलिए बता दीजिए। राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर। मेरियाना ट्रेंच पृथ्वी की सतह पर स्थित सबसे गहरा बिंदु या प्रशांत महासागर में स्थित है। महासागरों से कुछ संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बताएं। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। एक पूछता है विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा। तो विश्व का सबसे छोटा महासागर जो आर्कटिक महासागर है। सबसे गहरा महासागर भी पूछ लेता, सबसे गहरा महासागर जो प्रशांत महासागर है। और सबसे ठंडा महासागर भी ध्यान रखिएगा, सबसे ठंडा महासागर है आर्कटिक महासागर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा असहयोग आंदोलन किस वर्ष वापस ले लिया गया था। असहयोग आंदोलन किस
वर्ष आप वापस ले लिया गया था, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी 1922 में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी महात्मा गांधी ने 1920 में की थी। यह आंदोलन चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 के बाद हिंसक हो गया। महात्मा गांधी ने हिंसा के विरोध में आंदोलन को फरवरी 1922 में वापस ले लिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इस प्रश्न को। राज्यसभा में न्यूनतम आयु कितनी होती है? राज्यसभा में न्यूनतम आयु, राज्यसभा में चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर आप लोग बता दीजिए। तो अगर आप लोग राइट आंसर ऑप्शन सी जानते हैं तो आपका क्वेश्चन सही है। 30 वर्ष राज्यसभा में चुने जाने के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वह 30 वर्ष होनी चाहिए। चलिए आपको कुछ महत्वपूर्ण बताते हैं। लोकसभा सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वह 25 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वो 35 वर्ष होनी चाहिए। परंतु राज्य का मुख्यमंत्री बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। राज्य का राज्यपाल बनने होती न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वह 35 वर्ष होनी चाहिए। पंचायती चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु इंपॉर्टेंट है, तो पंचायती चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वह 21 वर्ष होना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस गैस का प्रयोग बुलेट प्रूफ कांच बनाने में होता है? किस गैस का प्रयोग बुलेट प्रूफ कांच बनाने में होता है? तो राइट आंसर चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्गन का। बुलेट प्रूफ कांच बहुपरत लेमिनेटेड ग्लास से बना होता है जिसकी परतों के बीच आर्गन गैस भरी जाती है। आर्गन एक निष्क्रिय गैस है जो ग्लास की पारदर्शिता और थर्मल इंसुलेशन को बेहतर बनाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत में इंजीनियरिंग दिवस कब मनाया जाता है? भारत में इंजीनियरिंग दिवस कब मनाया जाता है यह आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर आप लोग बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 15 सितंबर। भारत में इंजीनियरिंग दिवस हर वर्ष 15 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन महान भारतीय अभियंता सर मुशगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इन्हें 1955 में भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया है। बाकी सितंबर माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवसों की बात करें तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को इंजीनियरिंग दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को तो इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। 22 सितंबर को क्या मनाया जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है नासा का मुख्यालय कहाँ है? चलिए बताइए नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नासा का मुख्यालय जो है वह वाशिंगटन डीसी में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नासा, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का मुख्यालय जो है वह अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में। इसका जो स्थापना हुआ था 1 जुलाई 1958 को इसका स्थापना हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत में भू राजस्व प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? भारत में भू राजस्व प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अकबर को। भारत में भू राजस्व प्रणाली का जनक अकबर को माना जाता है। अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री राजा टोडरमल ने एक व्यवस्थित भू राजस्व प्रणाली लागू की थी जिसे जब्ती प्रणाली या दहसाला प्रणाली भी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर आप लोग बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 2014 को। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की जयंती के दिन की गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस संविधान संशोधन में शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? किस संविधान संशोधन में शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 21A जोड़ा गया जिसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो थी वो सुचेता कृपलानी थी। बाकी भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी पूछ लेता है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी पूछ लेता है, तो वो जो थी वो सरोजिनी नायडू थी। तो भारत की पहली मुख्यमंत्री यहाँ पूछा तो सुचेता कृपलानी है। सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। तो उन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्यमंत्री के रूप में 1963 से 1967 तक कार्य किया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा गोल गुंबज का निर्माण किसने करवाया था? गोल गुंबज का निर्माण किसने करवाया था? चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहम्मद आदिल शाह ने गोल गुंबज का निर्माण करवाया था। गोल गुंबज का निर्माण बीजापुर अब कर्नाटक के सुल्तान महमूद आदिल शाह ने करवाया था। यह मकबरा आदिल शाही वंश की महान वास्तुकला का प्रतीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा दुनिया का छत किसे कहा जाता है? दुनिया का छत रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पमीर का पठार
को दुनिया का छत कहा जाता है। पमीर पठार मध्य एशिया में स्थित है, उसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। यह अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, चीन और कजाकिस्तान में स्थित है। यहाँ से कई प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कि हिमालय और काराकोरम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अंतिम क्वेश्चन है, वह है किस गवर्नर जनरल ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया? किस गवर्नर जनरल ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। स्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में लागू किया। इसके तहत जमींदारों को राजस्व वसूलने का अधिकार दिया गया। यह ब्रिटिश भारत में भू राजस्व व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा था। तो ये टॉप 30 जीके के प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। लास्ट में बताइएगा आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हैं 30 में से। और अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है, यह आज के लिए प्रश्न है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। कोई सुझाव हो तो अभी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को किसी स्टूडियो ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।